नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब साइंस के साथ साथ हम पॉलिटी भी लेकर चलेंगे क्योंकि लॉकडाउन का चूँकि टाइम बढ़ गया है इसलिए हम पॉलिटी भी कवर कर सकते हैं। इसलिए हम क्लास 6 की पॉलिटी आज स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 6 की पॉलिटी जिसका नाम है क्लास 6 की पॉलिटी चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है, हम चैप्टर 3 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसे हम बाद में पढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग कम लगेंगे शायद आप लोगों को, क्योंकि जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए ज़रूरी है कि चैप्टर 3 से शुरू किया जाए और बाद में हम लास्ट में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को कवर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब कुछ लोग जो पहले पॉलिटी पढ़ चुके हो उनको अक्सर ऐसा लगता है कि अरे ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे आता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें सीख रहे हो जिससे आपकी जो पॉलिटी की या राजव्यवस्था की जो बेसिक अवधारणा है वो मजबूत होगी। तो ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी आती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बेसिक का निर्माण करती है। आप जब मकान बनवाते हो तो आप पहले उसका क्या बनाते हो, उसको ज़मीन खुदवाकर उसकी नींव भरवाते हो। तो ये पॉलिटी जो है, ये एनसीईआरटीज़ जो हैं, ये उसी नींव का काम करती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जीएस जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें इतने सब्जेक्टों का ये एक गठजोड़ है कि इससे क्वेश्चन गलत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी। और पॉलिटी में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट या सरकार क्या है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, सरकार की ज़रूरत हमें क्या है, सरकार कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले पॉइंट पर आए तो ये पहला पॉइंट कहता है कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। तो अगर कीवर्ड को हम हाईलाइट करें तो कह रहा है कि सारे देश, जितने भी देश होते हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर निर्णय लेने के लिए आपको क्या होगा, निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होगी। और वो सरकार क्या निर्णय लेगी ये समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। अब अगर देश के लिए कोई ज़रूरी निर्णय लेना है या कोई काम करना है, निर्णय कैसा, जैसे हमें किसी देश से कैसे संबंध रखने हैं, हमें व्यापार के संबंध में कैसी नीति रखनी है, हमें मौद्रिक नीति कैसी रखनी है, ये इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए, साथ ही साथ काम करने के लिए देश में कुछ ऐसे काम जैसे रोड बनवाना, स्कूल बनवाना, काम करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह निर्णय जो है, जिस निर्णय की हमने यहाँ पर बात की है, यह निर्णय जो है या कई विषयों से संबंधित हो सकता है। ये देख रहे हैं आप कि यह निर्णय जो है, यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकता है। और वो विषय कौन से हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनवाए जाएं, मतलब कि कौन सी सड़क बनवानी है, यमुना एक्सप्रेसवे बनवाना है, तो ये निर्णय कौन लेगा, ये सरकार लेगी, चाहे वो राष्ट्रीय गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने क्षेत्राधिकार में रहकर सरकारें फैसला करती हैं। दूसरी चीज़, स्कूल कहाँ बनवाया जाए, अगर सरकार चाह रही है कि कोई किसी क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय खोलना है तो स्कूल कहाँ बनाया जाए, कहाँ पर इसकी ज़रूरत है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय गवर्नमेंट करती है या सरकार करती है। इसी प्रकार यदि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए या हम कहें कि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, मान लेते हैं कि प्याज का दाम, टमाटर का दाम, पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों या पेट्रोल जैसी चीज़ें हों, ये क्या होंगे, ये लोगों के दैनिक उपयोग की या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए लोग इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो लोगों को समस्याएं होने लगती हैं। तो सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार से, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हो या उसकी सप्लाई बढ़ाकर, इन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करती है। उसके बाद कहा गया है कि बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। मान लेते हैं कि भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है,
इसके लिए भारत सरकार सौभाग्य योजना यानी हर घर बिजली योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम कर रही है या करती है। इसी तरह कह रहा है कि सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर, कोई बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज होते हैं जिन पर भी सरकार कार्यवाही करती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। ये पॉइंट कह रहा है, एग्जाम्पल दिया है कि सरकार जो है वो गरीबों की मदद के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। जैसे सरकार गरीबों को सहायता करने के लिए मनरेगा योजना चलाती है, और मनरेगा के तहत क्या होता है कि एक वर्ष में 100 दिन का, एक वित्तीय वर्ष में जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनकी सहायता करने के लिए कैसे कार्यक्रम चलाएगी, मनरेगा टाइप के। और मनरेगा में क्या होगा कि 100 दिन का एक वर्ष में रोजगार देगी, 220 रुपये की दर से लोगों को रोजगार देगी, और ऐसे श्रमिक जो स्किलफुल नहीं है या अकुशल हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। तो सरकार मनरेगा के माध्यम से गरीबों की सहायता करती है। इसके अलावा कहा गया है कि वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवा चलाना। सरकार डाक का भी काम करती है, साथ ही साथ रेलों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कहा गया है कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी होता है। मान लेते हैं कि कभी चीन डोकलाम पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है या लद्दाख में अपना क्षेत्र प्रसार करता है, तो सरकार का क्या उद्देश्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। दूसरा क्या है कि सीमाओं की सुरक्षा करना ज़रूरी है, लेकिन जो साथ साथ ये भी जरूरी है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी उसका आर्टिकल 51 कहता है कि जो राज्य होगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाएगा। तो इसलिए सरकार क्या करेगी, चीन के साथ अपने सीमाओं की सुरक्षा करेगी, लेकिन सरकार ये प्रयास नहीं करेगी कि युद्ध हो जाए। सरकार शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगी, क्योंकि जो विश्व शांति या विश्व कल्याण है वो पीस पॉलिसी या शांतिपूर्ण नीति से ही संभव है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आ जाएं तो ये कह रहा है उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले। सरकार का एक काम ये भी है कि देश के सभी नागरिकों को जो भोजन नहीं पा रहे हैं या उसका इंतज़ाम या जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको सरकार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराए। इसीलिए सरकार ने मिड डे मील योजना चलाई, जिसके तहत स्कूलों में गरीब छात्रों को निःशुल्क भोजन दोपहर का प्रदान किया जाता है। इसी तरह सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। जैसे सरकार ने आयुष्मान भारत नामक योजना चलाई स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार करने के लिए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद कह रहा है कि जब प्राकृतिक आपदा घेरती है जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर इसको हम करंट से जोड़ें तो हम इसको यहाँ पर कोविड-19 भी ऐड कर सकते हैं। यानी जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आती है, प्राकृतिक आपदा या विपदा आती है, तो सरकार क्या करती है, जो भी उससे प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता करती है। सरकार कैसे सहायता करेगी, मान लेते हैं सबसे पहले कोविड-19 से जो प्रभावित हुए हैं, सरकार क्या करती है, सरकार उनको वैक्सीनेशन उनका करवाती है पहले उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद जो लोग प्रभावित हो जाते हैं उनका इलाज करवाती है। इसके अलावा सरकार क्या प्रयास करती है कि कोविड-19 के दौरान लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराती है, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या प्रत्यक्ष जो लाभ हस्तांतरण प्रोसेस चलाती है, ताकि डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा जा सके। साथ ही साथ ये कह रहा है कि अगर कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, कोई विवाद या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। हम आगे की एनसीईआरटीज़ में पढ़ेंगे कि शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, न्यायालय, अगर कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है, चाहे वो अपराध क्रिमिनल प्रोसीजर हो या सिविल हो, दोनों में किसके पास लोग जाते हैं, न्यायालय के समक्ष जाते हैं।
इसी प्रकार अगर कोई विवाद होता है तो लोग न्यायालय के पास जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। कह रहा है कि जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक आदमी 10 आदमियों को हायर करता है अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो उसमें भी एक सरकार की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? कि मान लेते हैं जो व्यक्ति काम दे रहा है वो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी दे, ऐसा ना हो कि वो सैलरी ना दे उनकी। साथ ही साथ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे संबंधित बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे घटनाएं होती हैं, जिसके लिए क्या ज़रूरी है? एक व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी का दायित्व तो है कि वो व्यक्ति को सैलरी दे, ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं दे। साथ ही साथ जो व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है उसका भी ये दायित्व तो है कि वो रोज़, ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है लेकिन कंपनी जा ही नहीं रहा है, एब्सेंट हो रहा है रोज़, और अगर मालिक उसकी सैलरी काट रहा है तो वो जाके सरकार के पास जा रहा है कि उन्होंने हमारा पैसा छीन लिया। तो ये भी उसका दायित्व तो है। इसलिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है, और ये नियम कौन बनाता है? ये नियम सरकार बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है। पहले तो वह नियम बनाएगी, फिर उस नियम से संबंधित वह निर्णय लेगी और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार नियम बनाएगी, फिर उस नियम से संबंधित इंपॉर्टेंट निर्णय लेगी और उन्हें अपने क्षेत्र में लागू करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो हम देखेंगे सरकार के स्तर या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि सरकार के लेवल कौन से हैं या सरकार के स्तर या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि आखिर ये क्या होता है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं। जैसे स्थानीय स्तर पर अलग सरकार, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अब यानी सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती हैं। सबसे नीचे लोकल लेवल या स्थानीय स्तर, पंचायती राज वाला जो बात आती है वो आती है। उसके ऊपर राज्य के स्तर पर, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। आपके गांव या शहर मोहल्ले में जो भी क्या होगा, सरकार का एक अंग होगा, वो क्या होगा? सरकार का लोकल लेवल होगा या स्थानीय स्तर होगा। यानी सरकार के 3 प्रमुख स्तर होते हैं: स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। जैसे पंचायती राज या म्यूनसिपालिटीज़ जो भी होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, वो स्थानीय स्तर के अंतर्गत आती हैं। और राज्य स्तर का मतलब क्या होता है? पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे राज्य सरकार, ऐसी सरकार जो राज्य के स्तर पर होती है वो क्या होगा? वो राज्य सरकार कहलाएगी, और वो एक राज्य के अंतर्गत काम करती है। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। तो ये सरकार स्थानीय स्तर पर काम करती है, राज्य सरकार राज्य के स्तर पर काम करती। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार होगी वो कौन सी होगी? वो सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। वो सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है। थर्ड पॉइंट अगर हम आ जाएं, थर्ड हेडिंग देख लें, तो ये कह रहा है कि लॉज एंड द गवर्नमेंट, सरकार और कानून का आपस में क्या संबंध है और सरकार कानूनों के माध्यम से कैसे काम करती है, इस हेडिंग के अंतर्गत हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार कैसे काम करती है। सरकार एवं कानून, हमें इसमें देखना है लॉज एंड द गवर्नमेंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि सरकार कानून बनाती है। कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं। यानी सरकार जो भी कानून बनाती है तो ये जो देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो उन कानूनों को माने। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। यही वह तरीका है कि सरकार काम कर सकती है। मान लिया कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और सरकार ने कानून बना रखा है कि आप सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं पिएंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति उस कानून को ना माने
तो क्या सरकार अपना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो यही इस लाइन का सारांश है कि यही इस लाइन का क्रक्स है कि सरकार केवल तभी काम कर सकती है जब सभी लोग वे कानून माने, और केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है कि सरकार के पास कानून बनाने की तो ताकत होती है, लेकिन अगर सरकार के पास कोई ऐसी ताकत नहीं हुई जिससे वो लोगों को बाध्य करे तो लोग मानेंगे नहीं। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सरकार के पास यह ताकत भी है कि वो कानून का निर्माण करे और लोगों को उन कानूनों को मानने के लिए बाध्य करे। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये देखिए। कह रहा है कि एक उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास क्या होना चाहिए? एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए और अगर सरकार मानने के लिए बाध्य ना कर पाए तो सरकार उसको पकड़ेगी, फिर छोड़ देगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि सरकार अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने के लिए लोगों को बाध्य कर सकती है कि वो कानून का पालन करें, इसीलिए कहा गया कि बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल में सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। इसका मतलब सरकार जो भी कानून बना रही है उनको लागू करने के लिए बाध्य कर रही है। कैसे? या तो जेल करवाकर या जुर्माना करवाकर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर मान लिया कि आपको लग रहा है कि सरकार का कोई ऐसा कानून है जो सही नहीं है या उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो आप भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे सरकार ने जब कई कानून ऐसे बनाए हैं जिसका लोगों ने विरोध किया और लोग उसके खिलाफ न्यायालय पहुंचे हैं, सरकार के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए हैं। जैसे अभी हाल ही में एक एक्ट पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए, जिसके खिलाफ काफ़ी विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएं दायर की गई थी जिसके तहत कहा गया था कि ये जो कानून है ये सही नहीं है। वही ये पॉइंट है कि उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो कुछ कदम उठा सकता है। वो क्या कर सकता है? वो न्यायालय जा सकता है। एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खास धर्म या खास जाति का होने के कारण उसे क्या हो रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसके खिलाफ न्यायालय जा सकता है और न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं हम। अब हमको देखना है कि सरकार के प्रकार क्या होते हैं। ये शायद आपको अभी बड़ी छोटी चीज़ें लग रही होंगी कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे आता था, लेकिन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेसिक समझ पर और वो गलत होते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमको देखना है सरकार के प्रकार या टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो हम लोकतांत्रिक सरकार या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे। और सबसे पहले हम सरकार के प्रकार में देखिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं और लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। भारत में क्या होता है कि लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। कैसे शक्ति देते हैं? वो चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जो लोग चुनकर जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर सांसद हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, या राज्य के स्तर पर विधायक हों, एमएलए हों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यही लोग सरकार बनाते हैं। और यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में
सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार को जो भी सरकार ने कदम उठाया है उसके अपना जो भी कदम उठाया उसका आधार बताना होगा। किस गवर्नमेंट में? लोकतांत्रिक सरकार में। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सरकार निर्णय लेती है तो विभिन्न, अभी प्रेजेंट में क्या हो गया है कि मीडिया इतना सक्रिय हो गई है कि सरकार को मीडिया के माध्यम से अपने द्वारा उठाए गए कदमों की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है, या जो भी उन्होंने कदम उठाया है उसके बारे में अपनी सफाई देनी पड़ती है। और अगर ये उस टाइम नहीं हुआ तो बाद में जब चुनाव का समय आता है तो सरकार को या सदस्यों को उस समय भी अपनी सफाई देनी पड़ती है और लोगों को बताना पड़ता है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया था और किन परिस्थितियों में उठाया था। एक दूसरी तरह की भी गवर्नमेंट की बात होगी, उसे हम बोलते हैं मोनार्कियल गवर्नमेंट या राजतंत्री सरकार या मोनार्की। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जनता सदस्यों को चुनेगी और वो सदस्य आगे जाकर सरकार का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक निश्चित समय के लिए चुने जाएंगे सदस्य लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में, जैसे भारत में। और जब अपने द्वारा लिए गए निर्णय का आधार भी बनाना होता है किस सरकार को? लोकतांत्रिक सरकार को। और सफाई भी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय के पश्चात उन्हें फिर से चुनाव प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। अब एक दूसरी तरह की सरकार भी होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्री सरकार या मोनार्कियल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। जैसे जापान में क्या था कि राजतंत्र था। बहुत सारे ऐसे देशों में पहले राजतंत्र होता था जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती थी। अभी आप जब नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भी किम जोंग जो है वो राजतंत्र है वहाँ पर भी। और राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। राजा जो होगा, जो निर्णय लेगा राजतंत्र में, वहाँ पर सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होगा, एडवाइजरी ग्रुप होगा, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। या जो राजा है या इस सलाहकार ग्रुप से या सलाहकार समूह से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजतंत्र में राजा के पास होती है। आगे कह रहा है कि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकतंत्र में जैसा क्या होगा कि जो जनता के प्रतिनिधि होंगे या सरकार होगी उसको अपने द्वारा उठाए गए सभी निर्णयों का आधार बताना होगा, प्लस उसकी सफाई भी देनी पड़ेगी कि अगर कोई उनके द्वारा उठाया गया कदम असफल हो जाता है तो उन्हें उसके लिए सफाई देनी पड़ती है कि हमसे गलती हो गई, हम ऐसा सोच रहे थे और ऐसा हो गया। लेकिन राजतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजतंत्र में आधार बिल्कुल नहीं बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में एक निश्चित समय के पश्चात चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अगर आपने कोई कदम उठाया है और लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं तो शायद लोग आपको दोबारा नहीं चुनेंगे। राजतंत्र में जो सत्ता वाला मामला होता है वो सरकारी नौकरी जैसा होता है कि क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्हें अपनी शक्ति जाने का डर नहीं होता है और इसलिए ये आधार नहीं बताते हैं और ना ही अपने निर्णय की इन्हें कोई सफाई देनी पड़ती है। किसमें? राजतंत्र में। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार की गवर्नमेंट पढ़ी क्लास 6 की एनसीईआरटी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार इसको बोलेंगे, दूसरी यहाँ पर राजतंत्री सरकार। दोनों में अंतर हमने समझा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राजा का निर्णय ही अंतिम फैसला होता है, किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय अंतिम फैसला होता है। यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने लिए कानून निर्माण करने के लिए आगे भेजती है, वो जनता के लिए कानून बनाते हैं और अपने द्वारा उठाए गए निर्णयों का आखिरी में आधार बताते हैं और उसके लिए सफाई देते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। यहाँ पर राजा या रानी के पास निर्णय की संपूर्ण शक्ति होती है, उनकी सहायता के लिए एक सलाहकारी ग्रुप, एडवाइजरी ग्रुप होता है, लेकिन अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। राजा की इच्छा ही कानून होती है और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है, राजा के पास। और राजा को किसी को भी आधार बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही अपने निर्णय की किसी को भी सफाई देनी पड़ती है। ये लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर है। और भारत में क्या है? भारत में डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमको देखना है कि लोकतांत्रिक सरकार जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, इसकी कुछ विशेषताओं को पढ़ें और इसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे धीरे धीरे कि ये कैसे डेवलप हुआ पूरा सिस्टम। तो चलिए 1 मिनट। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों होती है और क्यों हम इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति। लोकतंत्र की सबसे मुख्य बात यही होती है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र को लोगों का ही शासन कहते हैं। लोकतंत्र को आपने अक्सर सुना होगा कि लोकतंत्र को बोला जाता है कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। क्यों शासन है? क्योंकि लोकतंत्र में लोग अपने नेता को चुनकर अपने लिए कानून निर्माण करने के लिए आगे भेजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। जो लोकतंत्र का जो फंडामेंटल है वो क्या है? आधारभूत विचार या मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में स्वयं भागीदार बने। और स्वयं कैसे भागीदार बन सकते हैं? कि लोग अपने प्रतिनिधि को भेजें। और यही लोकतंत्र का क्या है? यही लोकतंत्र का फंडामेंटल है, आधार है। नेक्स्ट पॉइंट, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः जो लोकतांत्रिक सरकार है इसको प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको समझिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग क्या सीधे भाग नहीं लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जो ये भी प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसमें लोग स्वयं भाग नहीं लेते हैं। लोग अपने प्रतिनिधि को, सांसद को, विधायक को चुनेंगे, ठीक है, और यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और जिन प्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं वही प्रतिनिधि आगे जाकर सारी जनता के लिए क्या लेंगे? निर्णय लेंगे। अब आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यही अभी हेडिंग चल रही है, इसी में हमें देखना है। एक ऐसा समय भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। क्यों? औरतों को भी नहीं लेने देती थी क्योंकि उनको पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता था। साथ ही साथ गरीबों को भी चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, जिसका कारण था कि वोट देने के लिए जो एलिजिबिलिटी थी, अर्हताएं थी, उसमें एक निश्चित संपत्ति होती थी। इसलिए जो पूरा क्या था, चुनाव प्रोसेस थी या लोकतंत्र था, उसमें औरत और गरीब को शामिल नहीं किया जाता था। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। यानी ऐसे पुरुष जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, केवल उन्हीं के पास क्या था? वोट देने का अधिकार था। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे, साथ ही साथ जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षित जो लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और ऐसा ही आरोप हमारी संविधान सभा में भी लगता है कि संविधान सभा में जो प्रतिनिधि, जो हमारे, जिन्होंने संविधान सभा, जो जिन्होंने निर्माण किया संविधान सभा का, जिन्होंने हमारे लिए संविधान का निर्माण किया, उसमें जनता ने बहुत ज़्यादा भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रांतीय विधानसभाओं ने भेजा था, प्रांतीय विधानसभाओं ने चुना था। और प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव होता था उसमें बहुत कम जनता भाग लेती थी। तो ये आरोप हमारी संविधान सभा पर भी लगता है कि उन्होंने क्या किया था, वो मतलब वास्तविक तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही थी, क्योंकि कहा गया कि एक निश्चित संख्या में लोगों ने ही भाग लिया था। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उस समय देश में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि व्यापक तौर पे चुनाव कराया जाए। इसका कारण ये था
कि उस समय भारत विभाजन के दौर से गुजर रहा था, उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्रोह चल रहे थे, साथ ही साथ और बहुत सारी धार्मिक समस्याएं चल रही थी। आप कह सकते हैं मद्रास में सूखा पड़ चुका था, तो सरकार के पास या आप कह सकते हैं कि व्यवस्था के पास उस समय ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी कि देश में संविधान सभा के लिए एक व्यापक चुनाव नहीं हो सका था। तो वो अलग परिस्थिति है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की थी। भारत में आज़ादी से पूर्व 1947 के पूर्व बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए आज़ादी के पहले जो राष्ट्रीय नेताओं से जनता ने कुछ डिमांड उनके सामने रखी थी, उसमें एक प्रमुख था कि उन्हें क्या चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चाहिए। अब एक नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़ना है वो हमें महिलाओं ने संघर्ष किया था मताधिकार पाने के लिए, उसे पढ़ना है, जिसे सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं या महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। संसार में देखिए क्या कहता है कि महिलाओं को वोट के लिए या मताधिकार के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, हमें लास्ट हेडिंग में ये समझना है। और ये क्या कह रहा है, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। आप दुनिया में कहीं का भी उदाहरण ले लीजिए, वहाँ की सरकारों ने जनता के साथ अपनी शक्तियों को स्वेच्छा से बांटा नहीं है कि आओ सब लोग शक्तियाँ ले लो। सरकार को अपनी शक्तियाँ छोड़ने में बड़ी समस्याएं होती हैं, और ये सिर्फ सरकार के ऊपर लागू नहीं होता, ये आप अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने आसपास के उदाहरणों को देखिए तो सभी व्यक्ति को जो मिली हुई शक्तियां होती हैं उनको छोड़ने में समस्याएं होती हैं। और यही ये पॉइंट कह रहा है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। क्यों पकड़ी ये समझिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी और जिन देशों के लोग उस विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, पुरुषों की कमी हुई और महिलाओं को घर से निकलकर क्या हुआ, कुछ बहुत सारे ऐसे पुरुषों के काम करने पड़े जो अभी तक ये समझा जाता था कि महिलाएं उनके लिए अयोग्य हैं या महिलाएं पुरुषों की तुलना में वो काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब महिलाएं घर से बाहर निकली और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और कई मामलों में पुरुषों से भी बेहतर काम करके दिखा दिया, तो ये आंदोलन और भी तेज हो गया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इंग्लिश में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। यानी ये जो महिला मताधिकार आंदोलन है, सफ्रेज मूवमेंट है, ये महिलाओं को क्या था, महिलाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए हुआ था, वोट के अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को ये संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। ये जो महिला मताधिकार आंदोलन था, इनकी जो सबसे प्रमुख मांग थी कि सभी महिलाओं को पुरुषों के जैसा वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए, जिसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने क्या किया इस आंदोलन में कि अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया, ताकि ये प्रदर्शित किया जाए कि महिलाएं जकड़ी हुई हैं, महिलाओं को बांध कर रखा गया है और महिलाओं को क्या स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं होने दी जा रही है उनकी। उसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं। सिर्फ मताधिकार प्राप्त करने के लिए एक व्यापक तौर पर आंदोलन हुआ और उसमें क्या हुआ कि महिलाओं के ऊपर कठोर कार्यवाही भी हुई और महिलाएं जेल भी गईं। साथ ही साथ महिलाएं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला और जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला, और दोनों देशों में संविधान बहुत पहले लागू हो गया था। मतलब ये दोनों देश ऐसे हैं जहां पर संविधान था लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो साथ ही साथ लागू होने के साथ महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्या हुआ, अधिकार दिए गए। तो ये हमने पॉलिटी का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर की PDF आपको कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले वोट फॉर वुमेन सबसे बाद में पढ़ा। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, लोकतांत्रिक सरकार जो हमारे देश में है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या हमारे देश में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अगर हम देखें, हमने सरकार के प्रकार देखे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने सरकार एवं कानून देखा कि लॉज एंड द गवर्नेंस या गवर्नमेंट यानी सरकार को काम करने के लिए कानून की ज़रूरत क्यों है और क्यों सरकार उन कानूनों को जनता पर लागू करने के लिए या जनता को बाध्य कर सकती है मानने के लिए। उसके पहले हमने देखा कि सरकार के स्तर क्या हैं। सरकार के 3 स्तर होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके पश्चात अगर हम देखें कि हमने क्या देखा, उसके पहले हमने सरकार का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट या अवधारणा देखी कि सरकार क्या होती है। तो हमने चैप्टर 3 क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि पॉलिटी की है, उसको हमने चैप्टर 3 से उसकी आज शुरुआत की है और चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। और उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सरकार क्या है। और कई एग्ज़ाम्स में सरकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान देकर पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा और पीडीएफ खुद ही हम प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस महामारी के दौर में सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी सुरक्षा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।